Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. So we will do labor. This topic is from the NICE guideline. ये लेक्चर ना आपके लिए इनफ है, और अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहा है ना, तो फिर वो 10 टीचर से कर ले लेबर। आपके काफ़ी BCQs जो हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट आपके BCQs इस लेक्चर से कवर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले आप प्लेस ऑफ बर्थ कैसे डिसाइड करेंगे ना, तो इसके लिए हमने इनको डिवाइड कर दिया है पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में। एक तो लो रिस्क वुमेंस और एक आ जाती हैं आपकी हाई रिस्क वुमेन। ठीक है, तो अब लो रिस्क वुमेंस कौन सी हैं? वो वुमेंस जो कि मल्टीपेरस हैं, जिनमें कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी नहीं है, वो आपकी आ जाती हैं लो रिस्क में। तो लो रिस्क वुमेंस में जो प्लेस ऑफ बर्थ होगी ना, वो होम भी हो सकता है और मिडवाइफरी यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जो नली पेरस वुमेन है, जिनका फर्स्ट बेबी है, तो उनमें आपने होम बर्थ एडवाइस नहीं करनी, उनमें फिर आपने ऑब्स्टेट्रिक यूनिट एडवाइस करना है एज अ प्लेस ऑफ द बर्थ। ओके, सो इस तरह से आप प्लेस ऑफ बर्थ डिसाइड करते हैं। अच्छा, मोस्टली अगर कोई पेशेंट जो कि डिक्लाइन करती है ना, हॉस्पिटल के लिए अगर रिफ्यूज़ कर रही हैं, तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न होते हैं ट्रांसफ़र के फ्राम होम टू हॉस्पिटल, दैट इज़ द डिले इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। 32% तक देखा गया है ये रीज़न, जिसकी वजह से पेशेंट ट्रांसफ़र होती हैं फ्राम होम टू दी हॉस्पिटल या फ्राम मिडवाइफरी यूनिट टू दी हॉस्पिटल। उसके अलावा बाकी क्या रीज़न हो सकते हैं ट्रांसफ़र होने के? एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट हो सकता है, मेकोनियम स्टैंड लाइकर हो सकता है, रीजनल एनाल्जेसिया के लिए भी, क्योंकि उनसे अगर पेन टॉलरेट नहीं कर पाती तो फिर वो रीजनल एनाल्जेसिया के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट होती हैं, या रिटर्न प्लेसेंटा। सो दीज आर द रीजन टू ट्रांसफर फ्रॉम द होम टू द ऑब्स्टेट्रिक यूनिट और हॉस्पिटल। ठीक है, तो इन सब में से भी अगर मोस्ट कॉमन रीजन पूछें तो वो है डिले फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कि क्या BMI प्लेस ऑफ बर्थ पे इम्पैक्ट करता है। तो अगर प्राइमरी पेशेंट है ना और उसका BMI ज़्यादा है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस का रेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, पोस्टमार्टम हेमरेज का रिस्क बढ़ जाता है, स्टिल बर्थ का रिस्क बढ़ जाता है। बट अगर BMI ज़्यादा है और मल्टीपेरस पेशेंट है ना, तो उसको फिर आप एज अ लो रिस्क ही कंसीडर करेंगे और आपने उसको होम का ऑप्शन दे सकते हैं आप उसको। ठीक है, होम एज अ प्लेस ऑफ द बर्थ या किसी मिडवाइफरी यूनिट में भी आप उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। बट अगर नली पेरस है, ओबेस है, तो फिर उसमें आपने उसको एज अ हाई रिस्क लेके जाना है और उसमें फिर आपने उसको ऑब्स्टेट्रिक यूनिट का ही ऑप्शन देना है। ओके, सो BMI इम्पैक्ट करेगा अगर पेशेंट नली पेरस है तो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मल्टीपेरस वुमेन भी लो रिस्क होती हैं और हाई रिस्क होती हैं। ठीक है, हाई रिस्क तब हम कहेंगे जब मल्टीपेरस वुमेन को कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी हो, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन हो, प्रीक्लेम्जिया हो, या कोई कार्डिक डिसीज़ हो, या कोई रिस्पायरेटरी इलनेस हो, या इन्फेक्शन हो, या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। तो इनमें फिर आपने उसको एज अ लो रिस्क नहीं करना। ठीक है, फिर आप उसको चीज करेंगे एज अ हाई रिस्क, और हाई रिस्क में आपने उसको प्लेस ऑफ द बर्थ के लिए होम का ऑप्शन नहीं देना, आपने उसको ऑब्स्टेट्रिक यूनिट का ऑप्शन देना है। ठीक है, सो जो लो रिस्क वुमेन है, इट मीन्स कि उनको कोई नॉन कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो उनमें जो प्लेस ऑफ बर्थ होगी दैट इज़ दी होम। उसमें आप प्रिफर करेंगे प्लानिंग ऑफ द बर्थ एट दी होम आर दी मिडवाइफरी यूनिट। क्यों? क्योंकि इन जगहों पे स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी ऑब्स्टेट्रिक यूनिट। ऑब्स्टेट्रिक यूनिट में इंटरवेंशन ज़्यादा होती है, फॉरसेप, वेंटोज, एपिजियोटमी, अनप्लान्ड सिजेरियन सेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है मल्टीपेरस पेशेंट्स में भी। सो अगर लो रिस्क या मल्टीपेरस वुमेन है, तो उनमें जो प्लानिंग ऑफ द बर्थ है वो या तो होम या मिडवाइफरी यूनिट इज़ बेटर देन दी हॉस्पिटल। और कोई भी बर्थ प्लेस हो, हॉस्पिटल हो या होम हो या मिडवाइफरी यूनिट हो, तीनों केसेस में बेबी आउटकम में
कोई डिफरेंस नहीं है अगर मल्टीपेरस वुमेन है लो रिस्क है, ओके। बट अगर नली पेरस वुमेन है ना, उसको अगर आप डिलीवर करें होम में या आप उसको मिडवाइफरी यूनिट पे डिलीवर करें, तो उनमें बेबी आउटकम में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आप होम में डिलीवर करेंगे या मिडवाइफरी यूनिट में करेंगे तो उनमें देखा गया है कि एडवर्स आउटकम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी ऑब्स्टेट्रिक यूनिट। तो इनमें जो लो रिस्क जो नली पेरस वुमेन है, इनमें जो प्लेस ऑफ दी बर्थ है दैट इज़ दी ऑब्स्टेट्रिक यूनिट rather than the home, ओके। अच्छा, उसके अलावा हाई रिस्क पेशेंट्स कौन सी हैं जिनमें आपने प्लेन्ड बर्थ करनी है दी ऑब्स्टेट्रिक यूनिट पे, जिनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो, फॉर एग्जांपल कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, कोई हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, या कोई इन्फेक्शन हो, या इम्यून डिसऑर्डर हो, या रीनल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो इनमें फिर आपने जो प्लेस ऑफ बर्थ यूज़ करनी है ना दैट इज़ दी ऑब्स्टेट्रिक यूनिट, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे प्लेस ऑफ द बर्थ इफेक्ट करती है। अगर पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री हो, प्रीवियस बेबी में उसको कॉम्प्लिकेशंस हो, फॉर एग्जांपल प्रीवियस अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ की हिस्ट्री हो, न्यूनोडल डेथ की हिस्ट्री हो, प्री एक्लेम्शिया की हिस्ट्री हो, या पीपीएच की हिस्ट्री हो, या सिजेरियन बर्थ की हिस्ट्री हो, या शोल्डर डिस्ट्रोशिया की हिस्ट्री हो, तो इन सब में जो प्लेस ऑफ बर्थ है ना, आपने ऑब्स्टेट्रिक यूनिट ही चूज़ करना है, ठीक है। और अगर करंट प्रेगनेंसी में मल्टीपल बर्थ हो उसकी, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, प्रीटर्म हो, मेल प्रेजेंटेशन हो, आईयूजी हो, या प्रीवियस मायोमेक्टमी की हिस्ट्री हो, या हिस्टेरेक्टमी की हिस्ट्री हो, इन सब में आपने जो प्लेस ऑफ बर्थ चूज़ करनी है वो ऑब्स्टेट्रिक यूनिट चूज़ करना है, ओके। सो इस तरह से आप प्लेस ऑफ बर्थ डिसाइड करते हैं। आपने सारे रिस्क फैक्टर को रूल आउट करना होता है। अगर पेशेंट लो रिस्क है तो फिर उसमें आपने प्लेस ऑफ बर्थ होम या मिडवाइफरी यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी आपके BCQs आते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि हाई रिस्क हम कब कहेंगे, लो रिस्क कब कहेंगे। अच्छा, अब जो प्लेस ऑफ बर्थ है ना, वो भी एक शेयर डिसीजन मेकिंग की बेसिस पे होता है, जिसमें आपकी पेशेंट, आपका डॉक्टर, आपकी मिडवाइफ तीनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और आपने पेशेंट का जो भी डिसीजन हो उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपने इसको 1-to-1 केयर प्रोवाइड करनी है, आपने लेबर के दौरान अपनी कंटिन्यूस प्रेजेंस रखनी है पेशेंट के साथ, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कोर स्टोन ऑफ द सेफ एंड द सपोर्टिव केयर। अच्छा, लेबर के दौरान पोजीशन क्या होनी चाहिए, कोई भी पोजीशन पेशेंट ले सकती है ना। अगर आपने उसको एपिड्यूरल दिया है तो फर्स्ट स्टेज के दौरान वो कोई भी पोजीशन ले सकती है, एपिड्यूरल नहीं भी दिया फिर भी वो कोई भी पोजीशन अडेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट लाइंग फ्लैट ऑन बैक। अपने बैक पे लाई नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, अगर बैक पे लाई करेगी तो होगा क्या, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो प्लेसेंटल परफ्यूजन भी रिड्यूस होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई आपने ये पोजीशन अवॉइड करनी है, बाकी कोई भी पोजीशन अगर जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो वो ले सकती है। आपने पेशेंट को सपोर्ट देनी है, अगर पार्टनर सपोर्ट चाह रही है तो आपने इनकरेज करना है और हाइजीन मेंटेन रखनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हैं ना, होम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ एमरजेंसीज हो गई हैं, फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 इमरजेंसी, इट मीन्स के लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, पेशेंट APH में चली गई है, PPH में चली गई है, या कैटेगरी 2 इट मीन्स कि अर्जेंट पेशेंट को आप अर्जेंटली रेफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेन रिलीफ के लिए। तो इन केसेस में ट्रांसफ़र का क्या प्रोटोकॉल है, इसमें यही है कि पेशेंट के साथ एक तो पेशेंट प्रॉपर्ली कवर्ड हो, ठीक है, सेकंड मिडवाइफ उसके साथ आएगी, और ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र आपने इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन करनी है, एटलीस्ट आपने 1 मिनट तक उसके ब्लड साउंड सुनने हैं। और अगर आप पेशेंट को ट्रांसफ़र करें आफ्टर द डिलीवरी तो बेबी को भी आपके साथ साथ ऑब्स्टेट्रिक यूनिट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद मदर। सो दीज आर द ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, पेन रिलीफ के कौन से मेथड हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं लेबर में। सो 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड होते हैं और एक फार्माकोलॉजिकल मेथड होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लेटर एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर ना, आप पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज
के लिए, मसाज के लिए, वार्म बाथ के लिए। ओके, बाकी योगा का, एक्यूप्रेशर का इनका कोई रोल नहीं है। म्यूज़िक अगर पेशेंट चाह रही है तो फिर आप सपोर्ट करेंगे पेशेंट की चॉइस को, ठीक है। और वाटर बर्थ भी कर सकती है, बट आपने मेक श्योर करना है कि वाटर क्लीन हो, उसका टेम्परेचर 37 से ज़्यादा ना हो। टेंस आप रिकमेंड नहीं करते फॉर पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर। स्टेराइल इंजेक्शन ऑफ वाटर आप दे सकते हैं, और इससे होगा क्या कि पेन रिलीफ हो जाता है फॉर 3 आवर तक। इनिशियली पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन होती है, देन पेन रिलीफ हो जाता है फॉर अप टू 3 आवर्स। किस तरह से आपने इंजेक्शन देनी है, इंट्राक्यूटेनियस दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। आपने कहाँ पे देनी है, 4 पॉइंट्स पे देनी है अराउंड दी रोम्बस ऑफ द मिकेलस। अच्छा, उसके अलावा और क्या मेथड है, इनहेलेशन एनाल्जेसिया भी आप दे सकते हैं, जिसमें आप नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर देते हैं, ठीक है, एंटोनॉक्स। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये थे आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। अब आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड पे, ठीक है, जिसमें आप ओपॉइड देते हैं और रीजनल एनाल्जेसिया देते हैं। अच्छा, जब आप ओपॉइड देना पेशेंट को, तो फिर आपने ओपॉइड के साइड इफेक्ट बताने हैं कि ओपॉइड लेने के बाद ड्राउजीनेस हो सकती है, नोजिया हो सकती है, बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का रिस्क हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है बच्चे को, या ब्रेस्ट फीडिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा और क्या मेथड है फार्माकोलॉजिकल में, रेमिफेंटेनिल है, दैट इज़ द पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। ये आपने ऑब्स्टेट्रिक यूनिट में ही देना है, जहाँ पे आपने 1-to-1 मिडवाइफरी केयर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि इसको देने के बाद आपको एपिड्यूरल की नीड नहीं पड़ती, बट इसके साथ साथ क्योंकि आपने सप्लीमेंट ऑक्सीजन फिर देनी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि रीजनल एनाल्जेसिया, ठीक है। अगर आप पेशेंट को एपिड्यूरल दे रहे हैं ना, तो मोस्टली आप जब एपिड्यूरल देते हैं ना, आप एक्टिव स्टेज ऑफ दी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देते हैं, ठीक है। जब पेशेंट 3 to 4 cm तक हो ना, तब आप उसे एपिड्यूरल देते हैं। लेटेंट फेज में आप मोस्टली नहीं देते, आपने एक्टिव फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देनी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एपिड्यूरल देने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ना। एक तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर लॉन्गर हो जाता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। अच्छा, अब सेकंड स्टेज के भी 2 टाइप्स हैं, एक तो होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। एपिड्यूरल का जो इफेक्ट है ना, वो पैसिव सेकंड स्टेज पे होता है, एक्टिव पे नहीं होता, ठीक है। तो जो पैसिव सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो लॉन्गर होता है, और फॉर्सेप और वेंटोस इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी का रिस्क भी बढ़ जाता है एपिड्यूरल देने के बाद। बट एपिड्यूरल देने से कोई क्रोनिक बैकएक की कंप्लेन नहीं होती पेशेंट को, ना ही सिजेरियन सेक्शन का रिस्क इंक्रीज होता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आपके बीसीक्यूज में आते हैं, एपिड्यूरल की क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेकेंड स्टेज प्रोलॉन्ग होता है, इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी का रिस्क बढ़ता है, बट सिजेरियन सेक्शन का रिस्क नहीं बढ़ता, क्रोनिक बैकएक की कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, पोस्टनेटल हेडेक हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर दी की रिस्क फैक्टर। अच्छा, जब भी आप एपिड्यूरल देना पेशेंट को, तो उससे पहले आपने पेशेंट की आईवी लाइन मेंटेन करनी है, आपने ब्लड प्रेशर को चेक करना है बिफोर और आफ्टर गिविंग द बोलस, और उसके अलावा आपने एवरी आवर के बाद आपने सेंसरी ब्लॉक भी चेक करना है। अगर पेशेंट का मोटर भी ब्लॉक हो चुका है ना, तो फिर आपने एनेस्थेसिया से रिव्यू लेना है, जो भी एनेस्थेटिक आपके पास हो उससे आपने रिव्यू लेना है। और आपने एपिड्यूरल देने के बाद भी पेशेंट को कहना है कि वो जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो वो पोजीशन ले सकती है, बट अवॉइड लाइंग फ्लैट ऑन द बैक, ठीक है। अच्छा, अब ना एपिड्यूरल देने से पहले भी आपने सीटीजी करनी है, और जब भी आप उसको बोलस देना तब आपने उसकी सीटीजी करनी है। कब तक करनी है, 30 मिनट्स तक आपने उसकी सीटीजी करनी है। एपिड्यूरल देने से होगा क्या कि जो पैसिव स्टेज है ना सेकंड स्टेज का, वो 1 आवर तक प्रोलॉन्ग हो जाता है अगर मल्टीपेरस पेशेंट हो, और 2 आवर तक लॉन्गर हो जाता है अगर नलीपेरस वुमेन हो, ठीक है। तो उसमें आप रूटीनली ऑक्सीटोसिन नहीं देते, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग हुआ है बिकॉज ऑफ एपिड्यूरल की वजह से, ओके। अच्छा, अब प्रॉम के लिए क्या रिकमेंडेशन है।
फ्रॉम की गाइडलाइन हम कर चुके हैं कि अगर पेशेंट आपके पास आती है 37 वीक पे विद रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो फिर आप उसको 2 ऑप्शन दे सकते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और इंडक्शन ऑफ लेबर, दोनों का ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का कब तक करेंगे? 24 आवर तक करेंगे। 60% तक वूमेन खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस लेबर में चली जाती हैं विद इन दी 24 आवर। अगर नहीं जाती तो आफ्टर 24 आवर आपने इंडक्शन ऑफ लेबर का पेशेंट को ऑप्शन देना है। ठीक है, ट्रॉम की वजह से इन्फेक्शंस का रिस्क कितना बढ़ जाता है? 1% तक बढ़ जाता है। ओके, सो अब तक हमने प्लेसिंग ऑफ द बर्थ के बारे में डिस्कस किया और उसके अलावा हमने मेथड पढ़े कि हम कौन कौन से एनाल्जेसिया दे सकते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग द लेबर। अब आ जाते हैं हम स्टेजेस ऑफ लेबर पे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर डेफिनेशन, फर्स्ट स्टेज के को डिवाइड किया गया है लेटेंट फर्स्ट स्टेज में और एक्टिव फर्स्ट स्टेज में। लेटेंट फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्शन विद सर्वाइकल चेंजेस अप टू दी 4 सेंटीमीटर। अब तक जो नाइस गाइडलाइन में है ना, वो लेटेंट फर्स्ट स्टेज 4 सेंटीमीटर तक ही है। लेबर केयर गाइड में अपडेट हो गया है, बट नाइस अभी तक 4 cm तक आप लेटेंट ही कहेंगे उसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइन। अच्छा, एक्टिव फर्स्ट स्टेज आप कब कहेंगे? रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन फ्रॉम द 4 सेंटीमीटर अप टू 10 सेंटीमीटर, तो उसे आप कहेंगे एक्टिव फर्स्ट स्टेज। ठीक है, जब भी पेशेंट आपके पास आएगी लेबर के दौरान तो आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, क्लिनिकली असेसमेंट करनी है, आपने उसकी पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन एनालिसिस करना है, आपने फीटल हार्ट साउंड सुनने हैं एटलीस्ट 1 मिनट तक, और आपने पीए करना है, फीटल मूवमेंट्स देखनी है, फीटल लाइव प्रेजेंटेशन देखनी है। अगर पेशेंट एक्टिव फेज में जाती है ना, तो फिर आपने वजाइनल एग्जामिनेशन करनी है ताकि आप बर्थ प्लान कर सकें। और आपने वजाइनल एग्जामिनेशन पे स्टेशन, पोजीशन, कोई कैपिट मोल्डिंग तो नहीं है, एफेसमेंट, डायलेशन और मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या एब्सेंट है, ये आपने देखना है। ठीक है, आपने पेशेंट से कंसेंट लेना है वजाइनल एग्जामिनेशन पहले, उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कर दी आपने। ठीक है, अच्छा, अब क्या कंडीशन है जिनमें आपने मिडवाइफरी केयर से पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है हॉस्पिटल में। ठीक है, अगर पेशेंट का पल्स रेट ज़्यादा है, ठीक है, टेकी में है, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपने एटलीस्ट 2 रीडिंग लेनी है ब्लड प्रेशर की 15 to 30 मिनट्स अपार्ट। अगर 2 रीडिंग्स आपकी ज़्यादा आती हैं 140/90 मिलीमीटर मर्क्यूरी से, या सिंगल रीडिंग आपकी 160/110 तक आती है ना, तो आपने इसको रेफ़र कर देना हॉस्पिटल में। अगर प्रोटीन यूरिया है 2+, ओके, तब भी आपने उसको रेफ़र कर देना है। अगर रेस्पिरेटरी रेट 9 से कम है या 21 से ज़्यादा है पर मिनट ऑन 2 ओकेजन आपने रेफ़र करना है। और टेम्परेचर अगर 38 से ज़्यादा है, ठीक है, या 2 रीडिंग आपने लेनी है अगर 37.5 से ज़्यादा है। तो अगर पेशेंट फ्रेश ब्लीड कर रही है या मेम्ब्रेन रप्चर हैं और 24 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं उसको, ठीक है, और या मेकोनियम स्टेड लाइकर है, या नॉन केफेलिक प्रेजेंटेशन है, कोड प्रेजेंटेशन है, या फ्री फ्लोटिंग हेड है, या सस्पेक्टेड एचजीए है, या एफजीआर है, या एमिनोटिक फ्लूइड लेवल एबनॉर्मल है, पोली है, या ओलिगो है, या फीटल मूवमेंट रिड्यूस है, तो इन सारे केसेस में आपने पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है ऑब्स्टेट्रिक लेड केयर में। ठीक है, बट आपने साथ साथ ये भी देखना है कि अगर पेशेंट आती ही आपके पास एक्टिव सेकेंड स्टेज में है तो फिर आप रेफ़र नहीं करेंगे। अगर बर्थ इमिनेंट है तो फिर आपने वहीं पे डिलीवर करना है पेशेंट को। ओके, अच्छा, फीटल हार्ट रेट आपने किस तरह से असेस करने हैं? अगर पेशेंट लोअर रिस्क है तो फिर आप इंटरमीडिएट ऑस्कल्टेशन करते हैं, और अगर हाई रिस्क है तो उस पर फिर आपने सीटीजी करनी होती है। ओके, अच्छा, अब जाते हैं कि गैस्ट्रिक एसिडिटी। आपने हर पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं देने। अगर पेशेंट को आप ओपोइड दे रहे हैं तो उसमें आप देते हैं, या आप सिजेरियन सेक्शन प्लान कर रहे हो ना, तो फिर आपने इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देने हैं। लेबर के दौरान पेशेंट को आप इनकरेज करेंगे फॉर ड्रिंकिंग के लिए मोस्टली वो आइसोटोनिक ड्रंक आप उसको देंगे, दैट इज़ बेटर देन दी वाटर। और लाइट डाइट भी वो कर सकती है। ठीक है,
अच्छा, उसके अलावा आपने फर्स्ट स्टेज के दौरान किसे असेस करना है? आप कॉन्ट्रैक्शन असेस करेंगे एवरी हाफ आवरली, और पल्स रेट आपने असेस करनी है एवरी आवरली, और ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट आपने एवरी 4 आवरली असेस करना है। वजाइनल एग्जामिनेशन आपने एवरी 4 आवर के बाद करनी है। ओके, उसके अलावा ब्लैडर केयर के लिए भी पेशेंट को आपने रिव्यू करना है एवरी 4 आवरली। अगर आपने पेशेंट को फ्लूइड दिए हैं, ऑक्सीटोसिन दिए हैं और आपको ब्लैडर सेंसेशन नहीं फील हो रही, तो फिर आपने कैथेटराइज करना है। अच्छा, आपने इनपुट और आउटपुट मेजर करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव फ्लूइड देंगे तो हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होगा, और अगर हाइपोनेट्रीमिया हो गया पेशेंट को तो फिर सीजर का रिस्क और डेथ का रिस्क बढ़ जाता है इन पेशेंट्स में। तो अगर हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम लेवल 125 से कम है तो फिर आपने करना क्या है, और पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो फिर आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है ऑब्स्टेट्रिशियन को, एनेस्थेटिस्ट को, नियोनेटल टीम को और डिलीवरी सूट कोऑर्डिनेटर को। अच्छा, अगर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर म्यूकोनियम स्टैंड लाइकर है ना, तो फिर आपने कंटिन्यू सीटीजी मॉनिटरिंग करनी है और एक्सपेडाइट करना है बर्थ को, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने इंटरवेंशन कब करनी है फर्स्ट स्टेज में। नॉर्मली जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, अगर प्राइमरी पेशेंट की बात करें तो उनमें जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 8 आवर तक का होता है, और मल्टी में 5 आवर तक का होता है। रियरली 18 आवर्स से ज़्यादा होता है या 18 आवर तक होता है, और मल्टी में 12 आवर तक, ठीक है। आपने हर पेशेंट में अगर नॉर्मल प्रोग्रेस कर रही है ना, तो हर पेशेंट में आपने ARM नहीं करना, आपने स्पॉन्टेनियस लेबर के लिए उसको छोड़ देना है। ओके। अच्छा, अगर आप ना सस्पेक्ट कर रहे हैं कि डिले लेबर है, तो आपने लेबर केयर गाइड जो आप मेंटेन करते हैं तो उसमें फिर आपने देखना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन और फीटल स्टेशन आपने देखनी है, पोजीशन ऑफ बेबी है देखना है आपने, ठीक है, और पैरिटी देखनी है। अच्छा, डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है डिले लेबर का? डिले फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर आप तब कहेंगे जब फर्स्ट स्टेज में अगर प्राइमरी पेशेंट है या मल्टी पेशेंट है, दोनों में अगर सर्वाइकल डायलिटेशन लेस देन 2 सेंटीमीटर है इन 4 आवर, तब आप उसे कहेंगे डिले इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि डिले है, तो फिर आपने करना क्या है, पहले तो आप फर्स्ट स्टेज में कब कर रहे थे, वजाइनल एग्जामिनेशन एवरी 4 आवर के बाद कर रहे थे, बट जैसे ही आप सस्पेक्ट करें कि डिले है तो फिर आपने री एग्जामिनेशन करना है आफ्टर 2 आवर, और अगर 2 आवर में भी 1 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन नहीं होती तो फिर आपने कंफर्म्ड कर देना है कि डिले इन दी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। फिर आप करते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में आपने करना क्या होता है, आप ARM करते हैं। ARM करने के बाद आप क्या करेंगे, 2 आवर के बाद दोबारा असेस करेंगे। आपने दोबारा वजाइनल एग्जामिनेशन की, अगर कोई चेंजेस नहीं है, कोई प्रोग्रेशन नहीं है, तो फिर आप ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करने से सब आपने पेशेंट को काउंसिल करना होता है कि इसमें हाइपर स्टिमुलेशन हो सकती है, पेन ज़्यादा हो सकता है, तो अगर पेशेंट चाह रही है तो फिर आप उसे एपिड्यूरल भी दे सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को आपने किस तरह से इंक्रीज़ करना है, आप फ्रिक्वेंटली इसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे, आप एवरी 30 मिनट्स के बाद उसको इंक्रीज़ करेंगे जब तक 3 to 4 कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो जाती 10 मिनट्स में। अच्छा, ऑक्सीटोसिन देने के बाद आपने दोबारा 4 घंटे के बाद आपने रीअसेस करना है। अगर अब भी 2 सेंटीमीटर से सर्वाइकल डायलिटेशन कम है, ठीक है, तो फिर आप डिसीजन लेते हैं फॉर सिजेरियन बर्थ का। ओके, तो आपके जो BCQs आते हैं ना वो ऑलमोस्ट आपके इन्हीं में से आते हैं। तो आप ना एक चार्ट बनाएं जिसमें सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिले हम कहेंगे कब, ठीक है। जब आप डिले सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने उसको रीअसेस करना है 2 आवर के बाद। फिर आपको कंफर्म्ड हो गया ना, तो कंफर्म्ड होने के बाद अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो फिर आपने ARM करना है, ठीक है। पहले तो सस्पेक्ट था, फिर कंफर्म्ड हो गया आफ्टर 2 आवर, कंफर्म्ड हो गया तो फिर अब क्या करना है, आपने ARM करना है। ARM करने के बाद आपने 2 आवर के बाद दोबारा उसको असेस करना है। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं है तो फिर आपने ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर देनी है। फिर ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करने के बाद आप 4 घंटे के बाद दोबारा उसको असेस करेंगे। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं है तो फिर आपने डिसीजन लेना है
सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बेसिक आते हैं, आपने स्टेप वाइज मैनर में याद रखना है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम सेकंड स्टेज पे। तो सेकंड स्टेज को फर्दर डिवाइड किया गया है पैसिव सेकंड स्टेज में और एक्टिव सेकंड स्टेज में, ठीक है। अच्छा, अब पैसिव सेकंड स्टेज का मकसद क्या है कि पेशेंट पुश नहीं करेगी, फुल्ली उसकी जो सर्विक्स होगी ना वो फुल्ली डायलेटेड होगी, बट देयर इज अ नो इनवॉलंटरी अर्ज टू पुश और एक्टिव पुशिंग नहीं होगी। ओके, और अच्छा, पैसिव सेकंड स्टेज अगर आपने एपिड्यूरल दिया है ना तो फिर ये वैसे तो 1 आवर का होता है, बट अगर आपने एपिड्यूरल दिया है तो फिर 2 आवर का होता है। ओके, तो एपिड्यूरल जो है ना वो इफेक्ट करता है आपके पैसिव सेकंड स्टेज पे, एक्टिव पे नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एक्टिव सेकंड स्टेज onset when the baby is visible or when there is the active pushing with the full cervical dilatation, तो आप उसे कहते हैं एक्टिव सेकंड स्टेज। अच्छा, सेकंड स्टेज के दौरान आपने असेसमेंट किस तरह से करनी होती है, आप अवर्ली वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं एक्टिव में, ठीक है। एक्टिव फेस में आपने अवर्ली करनी होती है। क्या क्या असेस करते हैं, आपने पोजीशन देखनी होती है, डिसेंट देखते हैं आप, कोई कैपेट मोल्डिंग तो नहीं है। और एक्टिव स्टेज के दौरान आपने एवरी 5 मिनट के बाद फीटल अल्ट्रासाउंड सुनने होते हैं और एटलीस्ट आप 1 मिनट तक ऑस्कल्टेट करते हैं आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पास BCQ भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, इसी तरह से अगर एक्टिव सेकंड स्टेज है ना तो उसमें क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए मदर की ना। तो सेम, अगर आपने एपिड्यूरल दिया है तो शी कैन लाई ऑन द साइड, ठीक है, विदाउट एपिड्यूरल, अपराइट पोजीशन आर स्टेइंग मोबाइल, आर encouraged to reduce the episiotomy rate and the fetal heart rate abnormalities. कौन सी पोजीशन आपने अवॉइड करनी है, लाइंग फ्लैट ऑन दी बैक, ये पोजीशन आपने अवॉइड करनी है। क्यों करनी है, इससे होगा क्या, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा और प्लेसेंटल ब्लड फ्लो भी रिड्यूस होगा। अच्छा, और एक्टिव सेकंड स्टेज के दौरान आपने पेरिनियल ट्रॉमा को किस तरह से रिड्यूस करना है, कुछ आपने प्रोटेक्टिव मेजर लेने हैं। आप उसको ऑफर करेंगे वार्म वेट कंप्रेशन ऑन द पेरिनियम वंस द बेबीज हेड बिगिन टू डिसेंड, ठीक है। जैसे हेड डिसेंड होना तो फिर आपने वार्म कंप्रेशन या वेट कंप्रेशन करनी है अराउंड द पेरिनियम, या आप पेरिनियल मसाज भी कर सकते हैं विद द वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट के साथ। अच्छा, आपने ना हर पेशेंट्स में एपिजोटमी नहीं देनी रूटीनली। जब आप फोर्सेप या वेंटोस डिलीवरी करें या सस्पेक्टेड फीटल कंप्रोमाइज़ हो या शोल्डर डिस्ट्रोशिया होना, तब आप एपिजोटमी देते हैं। अदरवाइज आपने हर प्राइमरी पेशेंट में भी आप एपिजोटमी नहीं देनी, ठीक है। और अगर आप एपिजोटमी दे रहे हैं तो फिर आपने मीडियोलैटरल एपिजोटमी देनी है। क्या एंगल रखना है, आपने 45 to 60 डिग्री तक रखना है, ओके। अच्छा, वाटर बर्थ के क्या बेनिफिट हैं, अगर पेशेंट वाटर बर्थ ले रही है ना तो उसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। एक तो पेरिनियल ट्रॉमा का रिस्क कम हो जाता है, 3rd and 4th डिग्री, PPH का रिस्क कम हो जाता है इन पेशेंट्स में, और न्यूनेटल एडमिशन का रिस्क भी कम हो जाता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड स्नैपिंग का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। सो अगर वो वाटर बर्थ लेना चाह रही है तो वो भी उसका अपना डिसीजन होगा, ओके। अब जिस तरह से हमने फर्स्ट स्टेज में डिस्कस किया था कि हम कब कहेंगे डिले फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, इसी तरह से डिले सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, एक्टिव सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर आप कब कहेंगे, ठीक है। अब ओके, अब जिस तरह से हमने फर्स्ट स्टेज को किया था ना कि हम डिले कब कहेंगे, तो इस तरह से एक्टिव सेकंड स्टेज डिले आप कब कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने एपिड्यूरल दिया है या नहीं दिया, दोनों पे एक्टिव सेकंड स्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया कि
अगर आप एपिड्यूरल पेशेंट को देते हैं ना, तो पैसिव सेकेंड स्टेज पे इफेक्ट होता है, वो प्रोलॉन्ग होता है, लॉन्गर होता है, बट एक्टिव सेकेंड स्टेज रिमेन सेम। तो डायग्नोसिस ऑफ द डिले की डेफिनेशंस एपिड्यूरल दें या ना दें, दोनों में सेम है, ठीक है। nulliparous with no epidural. If the birth is not imminent after the 2 hour of the pushing, then we will call as the delay in the second stage of the labor. और अगर मल्टीपेरस पेशेंट है, आपने एपिड्यूरल नहीं दिया या एपिड्यूरल दिया है, तो डिले अब तब कहेंगे जब आफ्टर 1 आवर ऑफ द पुशिंग के बाद भी पेशेंट डिलीवर नहीं होती, तो फिर आप उसे कहेंगे डिले इन सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक है। तो एपिड्यूरल देने से जो पैसिव स्टेज है ना, वो लॉन्गर होता है। मल्टी पेशेंट्स में 1 आवर तक होता है, और जो प्राइमरी पेशेंट्स हैं उनमें 2 आवर तक होता है। आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब देखिए, नलीपेरस पेशेंट है, आपके पास आई है, उसको आपने एपिड्यूरल नहीं दिया, एक्टिव सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, एट व्हाट पॉइंट शुड प्रोग्रेस बी फॉर्मली असेस्ड एंड डायग्नोज्ड डिले। तो आपने नलीपेरस में अगर आपने एपिड्यूरल दिया है या नहीं दिया, आपने कब असेस करना है उसको? आफ्टर 1 आवर आपने असेस करना है। और डायग्नोज डिले आप कब कहेंगे? आफ्टर 2 आवर ऑफ पुशिंग। अगर पेशेंट डिलीवर नहीं होती आफ्टर 2 आवर ऑफ द पुशिंग, देन यू विल डायग्नोज इज द डिले लेबर, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा था। पेशेंट है और एपिड्यूरल दिया गया है, उसको एक्सपेक्टेड बर्थ टाइम है विद इन 2 आवर, डिलीवर हो जानी चाहिए ना। डायग्नोसिस डिले आप कब कहेंगे? मल्टी पेशेंट्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर वो डिलीवर नहीं होती विद इन 1 आवर ऑफ द एक्टिव पुशिंग, देन वी लेबल एज द डिले ऑफ द लेबर। ओके, सो हियर इज द बी इज करेक्ट। अच्छा, आप थर्ड BCQs देखें। इन वुमेन विद द एपिड्यूरल, व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर द पैसिव स्टेज बिफोर द एक्टिव पुशिंग स्टार्ट? तो पैसिव स्टेज कितना होना चाहिए अगर आपने एपिड्यूरल दिया है? और फिर डिपेंड करता है कि आप देखें, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि प्राइमरी पेशेंट है या मल्टी पेशेंट है ना। अगर प्राइमरी पेशेंट है तो उसमें 2 आवर तक होता है, और अगर मल्टी है तो उसमें 1 आवर तक होता है। और अगर आपको ना मल्टी दिया गया हो क्वेश्चन में, ना प्राइमरी दिया गया हो, तो फिर आपने अप टू 1 to 2 आवर तक करना है। ओके, तो इस तरह से आपके BCQs आते हैं। ओके, अब आ जाए टॉपिक पे। अब आपको समझ आ जाएगी कि नलीपेरस में आपने ड्यूरिंग एक्टिव सेकेंड स्टेज में आपने कब असेस करना है? आफ्टर 1 आवर करना है। कब आप डिले कहेंगे? जब बर्थ नहीं होती विद इन 2 आवर ऑफ द पुशिंग, चाहे एपिड्यूरल दिया है या नहीं दिया, दोनों में सेम है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने अगर डिले डायग्नोस हो गया तो आपने करना क्या है। अगर मिडवाइफरी केयर में पेशेंट है तो फिर आपने उसको रेफ़र करना है ऑब्स्टेट्रिक केयर में। और ऑब्स्टेट्रिक केयर में पेशेंट आपके पास आ गई, सबसे पहले आपने असेसमेंट करनी है फिटल वेलबिंग के लिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हैं? आप असेस करते हैं फिटल हार्ट साउंड, ठीक है, फिटल वेलबिंग के लिए उसको असेस करते हैं। और आपने एक्सक्लूड करना होता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन में आपने ऑक्सीटोसिन नहीं देनी उसको। ओके, सो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। या भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर दिया, आपने असेस किया और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट नहीं है, आपने सिंटोसिनॉन स्टार्ट कर दी ना, आपने ऑक्सीटोसिन का डोज इंक्रीज़ करना है एवरी 30 मिनट। फ्रीक्वेंटली आपने नहीं करना, आपने एवरी 30 मिनट्स के बाद इंक्रीज़ करना है जब तक कॉन्ट्रैक्शन 3 to 4 तक नहीं हो जाती 10 मिनट्स में। और आपने फिर रिव्यू कब करना है? एवरी 15 to 30 मिनट्स के बाद करना है। फर्स्ट स्टेज होगा तो फिर आपने ऑक्सीटोसिन देने के बाद 4 घंटे के बाद आपने रिव्यू करना होता है, असेस करना होता है। बट अगर एक्टिव सेकेंड स्टेज है तो उसमें आप 30 मिनट्स के बाद दोबारा रिव्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक्सपेडाइट बर्थ आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कब करनी होती है ना? क्या इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की सेकेंड स्टेज में? आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तब करनी है जब फीटल डिस्ट्रेस हो, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज हो या मैटरनल रिक्वेस्ट। तो इन तीनों इंडिकेशन पे आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते हैं। फिर आपने चूज़ करना होता है फॉर्सेप और वेटोज़ में से, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं हैं।
तो फिर इस हिसाब से आपने इंस्ट्रूमेंट चूज़ करते हैं आप, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट चूज़ करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि एडिक्वेट पेन रिलीफ किया जाए पेशेंट का, और उसको प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक दें विद इन 6 आवर ऑफ दी कॉर्ड क्लैंपिंग। Okay, so these are the management for the delay second stage of the labor। और अगर पेशेंट डिक्लाइन करती है ना इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी के लिए, तो फिर आपने उसको फर्दर ऑप्शन देने हैं सिजेरियन सेक्शन के। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। थर्ड स्टेज, इसकी भी 2 टाइप की मैनेजमेंट होती है। एक तो एक्टिव मैनेजमेंट आप करते हैं, एक होती है फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट में आपने उसको यूट्रोटॉनिक ड्रग्स देते हैं, आप ऑक्सीटोसिन देते हैं, और अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं आप, और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपने ना तो कॉर्ड क्लैंपिंग करनी होती है, जब तक पल्सेशन स्टॉप नहीं हो जाती तब तक आपने कॉर्ड क्लैंप नहीं करना होता, ना ही आपने रूटीनली उसको ऑक्सीटोसिन देना होता है, ना ही आपने कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू प्लेसेंटा डिलीवर करना होता है। आप डिलीवरी करते हैं प्लेसेंटा की बाय द मैटरनल एफर्ट्स के थ्रू। ये होती है फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक्टिव मैनेजमेंट के बेनिफिट क्या है कि अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे ना, तो उसमें पीपीएच का रिस्क कम हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिस्क कम हो जाएगा, पोस्टमार्टम एनीमिया का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट भी हैं एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से, पेशेंट्स में नोजिया, वोमिटिंग, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, अच्छा, जब आप एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं ना, तो अगर पेशेंट को कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है ना एर्गोमेट्रिन की, तो फिर आप दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन के साथ साथ आप एर्गोमेट्रिन भी दे सकते हैं। दैट इज़ मोर इफेक्टिव टू रिड्यूसिंग द पीपीएच। ओके, अब आ जाते हैं कि अगर आप वजाइनल बर्थ कर रहे हैं, तो आप एक्टिव मैनेजमेंट में क्या देंगे। आपने उसको ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हैं, या आप ऑक्सीटोसिन प्लस एर्गोमेट्रिन भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। बट अगर आपसे इफेक्टिव पूछें तो आपने ऑक्सीटोसिन प्लस एर्गोमेट्रिन चूज़ करना है, ठीक है। एर्गोमेट्रिन आप हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को नहीं देंगे, प्री एक्लैम्प्टिक पेशेंट्स में नहीं देंगे, कार्डियक डिसीज़, हेपेटिक या रीनल डिसीज़ के पेशेंट्स में आप नहीं देंगे। अच्छा, डोजेज क्या है, या तो आप इंट्रामस्कुलरली दे दें 10 यूनिट, या 5 यूनिट आईवी दे दें, या आप 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन दें प्लस 500 माइक्रोग्राम एर्गोमेट्रिन दें इंट्रामस्कुलरली इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ बिफोर क्लैंपिंग द कॉर्ड, ठीक है। और अगर आप सिजेरियन बर्थ कर रहे हैं ना, तो उसमें आप कार्बेटोसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉर्ड क्लैंप आपने कब करना है, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा भी ठीक है ना, तो फिर आप कॉर्ड क्लैंप करते हैं आफ्टर 1 मिनट एंड बिफोर 5 मिनट, ठीक है। तो आपने 1 to 5 मिनट्स के बीच में आपने क्लैंप कर लेना है, बिफोर 1 मिनट नहीं करना, आफ्टर 5 मिनट नहीं करना। सो आपने 1 to 5 मिनट तक कॉर्ड क्लैंप कर लेना है। बट अगर फीटल हार्ट रेट बिलो दी 60 है, तो फिर आप अर्ली करते हैं, ओके। अच्छा, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन आप कब करते हैं, पहले आप ऑक्सीटोसिन देंगे पेशेंट को, ये देन फिर आपने कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है। अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं ना थर्ड स्टेज की, तो फिर प्लेसेंटा विद इन 30 मिनट्स तक डिलीवर हो जाना चाहिए। और अगर फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू आप डिलीवर कर रहे हैं प्लेसेंटा को, तो विद इन 60 मिनट तक हो जाना चाहिए। अगर 30 मिनट्स हो गए आपने एक्टिव मैनेजमेंट की, फिर भी प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुआ, तो फिर उसे आप कहते हैं डिले थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, या प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। तो उसमें आपने करना क्या है, आपने आईवी लाइन मेंटेन करनी है, आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है दैट देयर इज़ अ नीड फॉर द मैनुअल रिमूवल। आपने अम्बिलिकल वेन या आईवी ऑक्सीटोसिन एजेंट्स यूज़ नहीं करने, आपने पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना है, एनेस्थीसिया देके आपने मैनुअली रिमूव करना है, ठीक है। सो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस तरह से रिमूव करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं पीपीएच। पीपीएच किन पेशेंट्स में कॉमन होता है, अगर किसी पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री हो पीपीएच की, या प्लेसेंटा एक्रीटा हो, प्रीक्लेम्पशिया हो, एचपी लो हो, उसकी एनीमिया हो, ग्रैंड मल्टी हो,
या कोई यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी हो, या आपने उसको इंडक्शन दी है या ऑगमेंट किया है, या प्रोलॉन्ग लेबर था, या सेप्सिस, या आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की है, या डिले प्लेसेंटा डिलीवरी हुई है, तो इन सब में ना, या पेशेंट ने ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड उसने SSRI या उसने SNRI ड्रग्स ली हैं, तो इनमें क्या होता है कि PPH का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, PPH में फिर आपने उसकी जो RCG गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपने उसको मैनेज करना है। सबसे पहले आप कॉल फॉर हेल्प करते हैं, ब्लैडर एम्पटी करते हैं, यूट्राइन मसाज करते हैं, देन फिर आप यूट्रोटोनिक ड्रग देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, ट्रांसमिक एसिड देते हैं, और अगर फिर भी ब्लीडिंग ना रोके तो फिर आपने रिपीट करना होता है। ऑक्सीजन देते हैं, आप किस तरह से देते हैं, 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से आपने ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन रखनी होती है 98% तक। अच्छा, अगर आपने उसको पहले कोई यूट्रोटोनिक ड्रग्स नहीं दिया था तो फिर आप ऑक्सीटोसिन देंगे प्लस एर्गोमेट्रिन देंगे, या आप IV ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देंगे। और अगर आपने पहले उसको ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है ना, तो फिर अब आप उसको एर्गोमेट्रिन देंगे या ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देंगे। और उसके साथ साथ आप क्या दे सकते हैं, कार्बोप्रॉस दे सकते हैं, उसको आपने रिपीट करना है एवरी 15 मिनट्स के बाद, अप टू 8 डोसेस तक आप देते हैं कार्बोप्रॉस। ठीक है, और मीज़ो देते हैं 800 माइक्रोग्राम। और अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग ना रुके, कंटिन्यू हेमरेज हो ना, तो फिर आपने पेशेंट के ब्लड सैंपल्स लेने हैं और पॉपुलेशन स्क्रीनिंग के लिए भेजने हैं। आपने पेशेंट को शिफ्ट करना है OT में, आपने EUA करना है, आप मेक श्योर करें कि यूट्रस एम्पटी हो, कोई ट्रॉमा वगैरह ना हो, अगर है तो फिर आपने उसे रिपेयर करना है। और देन फिर आपने फर्स्ट सर्जिकल स्टेप करना है, दैट इज द बलून टेम्पोनेट। ठीक है, अच्छा, ये थी आपकी थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं कि आपने बच्चे की केयर कैसे करनी है ना। जैसे बच्चा डिलीवर होता है तो फिर आपने विदिन 1 to 5 मिनट्स अपने एब्गार्स को रिकॉर्ड करना है। ओके, आपने कलर असेस करना है, म्यूकस मेम्ब्रेन का, टंग का, नेल बेड का, रेस्पिरेशन आपने देखनी है, ब्रीदिंग देखनी है बच्चे की, आपने हार्ट रेट देखना है, टोन देखनी है। आपने हर बच्चे में रूटीनली कोर सैंपल नहीं लेने। ओके, और आपने इमीडिएट स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना है मदर के साथ, अपने बच्चे को वार्म रखना है, ड्राई रखना है। ओके, और उसके अलावा आपने जो फर्स्ट आवर होता है ना, उसके दौरान आपने माँ से सेपरेट नहीं करना। विदिन 1 आवर आपने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। ओके, और इसके अलावा आपने हेड सर्कमफ्रेंस देखना है, बच्चे का वेट चेक करना है। और अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री है कि उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रग्स लिए थे, SSRI या SNRI, तो फिर आपने बच्चे को असेस करना है फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन और विथड्रॉल सिम्टम्स के लिए। अच्छा, हर बच्चे में ना आपने रूटीनली सक्शन नहीं करने, ना ही आपने हर बच्चे को इंट्रीब्यूट करना है। अगर नॉर्मल रिस्पायरेशन है तो फिर आपने नहीं करना। ओके, और उसके अलावा अगर सिग्निफिकेंट मिकोनियम है ना, तो फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है 1 आवर पे, देन 2 आवर पे, देन एवरी 2 आवरली अंटिल 12 आवर। और अगर कोई मिकोनियम स्ट्रेन लाइक कर नहीं है तो फिर आपने ऑब्जर्व करना है बच्चे को फॉर 2 आवर तक। ठीक है, और नियोनेटोलॉजिस्ट को आपने तब इन्वॉल्व करना है अगर रेस्पिरेटरी रेट 60 से ज़्यादा हो, या हार्ट रेट 100 से कम हो, और या 160 से ज़्यादा हो, या बच्चा ग्रंटिंग कर रहा हो, तब आपने इसको इन्वॉल्व करना है। या कैपिलरी रिफिल जो है वो 3 सेकेंड से ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप कर रहा हो, या साइनोसिस हो, तब आपने नियोनेटोलॉजिस्ट के पास उसको रेफ़र करना है, उसको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, अब वो बच्चे जिनमें पेशेंट्स को प्रोम की हिस्ट्री थी, ठीक है, अब उनको करना क्या है, आपने उनको ऑब्जर्व करना है 12 आवर तक। ठीक है, 12 आवर तक आप टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयर, सबकॉस्टल रेसिसेशन, साइनोसिस, फ्लॉपीनेस एंड फीडिंग कंसर्न के लिए उसको असेस करेंगे। आपने रूटीनली हर बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देनी। अगर सिम्टोमेटिक है
सेप्सिस के सिम्टम्स हैं या मदर को कोरियोमनाइटिस थी तो फिर आप उसको रेफ़र करेंगे स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। और उसके अलावा तो रेड फ्लैग साइंस क्या हैं कि अगर रेस्पिरेटरी रेट 60 से ज़्यादा हो, ग्रंटिंग कर रहा हो बच्चा, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो आपने उसको नियोनेटल रेफरल करना है, ठीक है। और अगर पेशेंट की हिस्ट्री हो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज़ मोर देन द 24 आवर, तो फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है बच्चे को एटलीस्ट 12 आवर तक, बट आपने उसको रूटीनली एंटीबायोटिक नहीं देनी एसिम्प्टोमेटिक बच्चे में। और स्पेशल मॉनिटर करनी है आपने उन बच्चों की जिनकी मदर ने ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड SNRI या SSRI ड्रग्स लिए थे, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी के बाद आपने मदर की केयर किस तरह से करनी है, आपने टेम्परेचर देखना है, पल्स देखनी है, ब्लड प्रेशर देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, अपनी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको असेस करना है, लूकिया देखना है, ठीक है। और जैसे प्लेसेंटा डिलीवर होता है ना, तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि कंप्लीट डिलीवर हुआ है, और अगर इनकम्प्लीट प्लेसेंटा है तो फिर आपने उसको ट्रांसफ़र करना है ऑब्स्टेट्रिक लेड केयर में। अच्छा, उसके अलावा डिलीवरी के बाद आपने ब्लैडर केयर भी करनी है कि पेशेंट ने वॉइड किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया आफ्टर 6 आवर तो फिर आपने कैथेटराइज करना है, और पेशेंट को आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है। ओके, और अगर आपने रीजनल एनाल्जेसिया दिया है ना, तो आपने पेशेंट को मोबिलाइज करना है विद इन 4 आवर। ओके, उसके अलावा पेरिनियल केयर, अगर पेरिनियल टीयर है तो फिर आपने रिपेयर करना है, इसकी अलग से गाइडलाइन है, वो हम करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सिग्निफिकेंट मिकोनियम हम कब कहेंगे, जब डार्क ग्रीन ब्लैक एम्यूनेटिक फ्लूइड थिक या टेनिशियस मिकोनियम हो ना, या जिसमें लम्स हो, तो उसे आप कहते हैं सिग्निफिकेंट मिकोनियम। तो इन बच्चों को फिर आपने ऑब्जर्व करना होता है 12 आवर तक के लिए, ठीक है। हाइपोनेट्री में आप तब कहेंगे जब सोडियम लेवल बिलो दी 130 तक हो। ओके, और इन पेशेंट्स में जो अर्ली साइंस होते हैं ना हाइपोनेट्रिया में, कि दैट इज़ दी हेडेक, नॉसिया, सीजर या कोमा भी हो सकता है। हाइपर स्टिमुलेशन हम तब कहेंगे जब 5 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो, या एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा की हो, तब उसे आप कहते हैं हाइपर स्टिमुलेशन। ओके।